गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल ए है, जो कि आपके सेकेंड सेमेस्टर में आने वाला सब्जेक्ट है। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, एलिमेंट्री बिल्डिंग मटेरियल्स, प्राथमिक निर्माण सामग्री। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो प्राथमिक निर्माण सामग्री होती है, जो सबसे पहले जो बिल्डिंग मटेरियल यूज होता है वो कौन कौन से हैं, मतलब कि प्राथमिक निर्माण सामग्री वे मूलभूत सामग्रियां हैं जो किसी भी प्रकार की इमारत या संरचना के लिए आवश्यक होती हैं। ये सामग्रियां इतनी इमारत को मजबूती, स्थायित्व और सुंदरता प्रदान करती हैं। अब बात करते हैं कि प्राथमिक निर्माण सामग्री जो है का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री बिल्डिंग मटेरियल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राकृतिक निर्माण सामग्री जैसे कि नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल्स, जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है, जैसे कि पत्थर, लकड़ी, रेत, मिट्टी। उसके बाद सेकेंड ऑफ ऑल क्या है, कृत्रिम निर्माण सामग्री, मतलब आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल, जो इंसानों के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग मटेरियल हैं, जैसे कि ईंट, सीमेंट, कंक्रीट और स्टील। उसके बाद बात करते हैं प्रमुख प्राथमिक निर्माण सामग्रियों का विवरण, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो प्राथमिक रूप से इम्पोर्टेंट मटेरियल हैं, जैसे कि पत्थर का यूज जो होता है नींव, दीवारें, फर्श, सड़क निर्माण में यूज होता है। लकड़ी जो है दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर, फॉर्म वर्क। ईंट, दीवारें, मेहराब, पिलर निर्माण। सीमेंट, कंक्रीट, प्लास्टर, मोर्टार निर्माण। उसके बाद रेत यूज होता है कंक्रीट और मोर्टार के भराव सामग्री में। स्टील कहाँ यूज होता है, कंक्रीट को मजबूत करने के लिए। उसके बाद कंक्रीट क्या है, कंक्रीट जो यूज होता है बीम, कॉलम, स्लेब और नींव में यूज होता है। ग्लास कहाँ यूज होता है, खिड़कियाँ, दरवाजे और सजावट में। प्लास्टिक कहाँ होता है यूज, पाइपलाइन, फिटिंग्स और फ्लोरिंग। ये जो मैंने आपको मटेरियल बताए हैं, ये प्रमुख प्राथमिक निर्माण सामग्रियों में से एक मटेरियल हैं। उसके बाद बात करते हैं प्राथमिक निर्माण सामग्रियों की आवश्यक गुण, इम्पॉर्टेंस प्रॉपर्टी, मतलब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। क्या क्या गुण होने चाहिए, अच्छी मटेरियल की क्या पहचान है, मतलब कि उच्च ताकत, मतलब कि हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए। टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। पर्यावरण अनुकूलता, इको फ्रेंडली होना चाहिए। जलरोधकता, वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए। थर्मल इंसुलेशन, मतलब कि थर्मल इंसुलेशन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अब हम एक एक करके बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन की तरह। जैसे कि ब्रिक ब्रिक क्या होता है, ईंट एक निर्माण सामग्री है जो मुख्यतः मिट्टी, क्ले से बनाई जाती है। इसे विभिन्न आकारों में ढालकर उच्च तापमान पर भट्टियों में पकाया जाता है। नॉर्मल है, आप लोगों ने ईंट बनते हुए ज़रूर देखा होगा। ईंट के भट्टे वगैरह होते हैं, वहाँ पे किस तरीके से बनाई जाती है ईंट, उसका प्रोसेस आपने देखा होगा। अब दोस्तों हम लोगों को देखना होगा कि ब्रिक होती क्या है। जैसे कि एक नॉर्मल ब्रिक जो है 230, 115, 175 ये डायमेंशन रहती है। उसके बाद हम ईंट में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब कि ईंट के ऊपर जो हमारा कुछ उभरा हुआ भाग होता है, जिस पे कुछ कंपनी का नाम या फिर कुछ लिखा होता है, उसे फ्रॉग बोलते हैं। उसके बाद छोटा और पतला हिस्सा जो होता है वो हेडर फेस होता है। उसके बाद लंबा और चौड़ा स्ट्रेचर फेस होता है। उसके बाद फ्रॉग, हेडर और स्ट्रेचर का जो एक कोना होता है वो उसे बोलते हैं राइजेस। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ईंटों के प्रकार, कच्ची ईंट, पकी हुई ईंट। पकी हुई ईंट जो होती है ये 4 प्रकार की श्रेणियों में होती है। प्रथम श्रेणी मतलब समान आकार, चिकनी सतह, तीखे किनारे, उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण कार्यों में। उसके बाद द्वितीय श्रेणी की पकी हुई ईंट क्या होती है, थोड़ी असमानता, सतह पर
हल्की दरारें, उपयोग आंतरिक दीवारों में प्लास्टर के साथ। जो द्वितीय श्रेणी की हमारी ईंट होती है वो अंदर की ओर पार्टीशंस में या फिर जो हमारे मकान के अंदर की दीवारें होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। करने के बाद उसमें हम लोग प्लास्टर कर देते हैं। उसके बाद तृतीय श्रेणी की पकी हुई ईंट, समान असमान आकार, कमज़ोर ताकत। मतलब तृतीय श्रेणी की जो ईंटें होती हैं वो एक अस्थायी काम के लिए यूज़ की जाती हैं, मतलब टेम्परेरी वर्क के लिए। मतलब शेल्टर हाउस वगैरह जो होते हैं, बड़ी बड़ी साइटों पे जो मज़दूर वगैरह होते हैं उनके लिए घर बनाए जाते हैं, टेम्परेरी घर। तो उनके लिए हम तृतीय श्रेणी मतलब थर्ड क्लास की पकी हुई ईंटों का यूज़ करते हैं। उसके बाद चतुर्थ श्रेणी क्या है? अत्यधिक जली हुई भंगुर, मतलब कि सड़क निर्माण कार्यों में भराव सामग्री के रूप में। जो फोर्थ क्लास की ब्रिक्स होती हैं उनका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? जैसे कि जो हमारे लोगों का गांव में आप लोगों ने देखा होगा, रोड पे बिछा दी जाती हैं ईंटें, उसे बोलते हैं हम लोग खड़ंजा। जो भी आप लोगों को बोलते हो, हमारे यहाँ उसे खड़ंजा बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए और उसके बाद उसको तोड़ के हम लोग अपने फर्श के लिए जो नीचे रोड़ा डालते हैं, उसके लिए फुटिंग्स में रोड़ा डालने के लिए चतुर्थ श्रेणी की ईंटों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद फ्लाई एश ब्रिक्स जो होती हैं वो फ्लाई एश, सीमेंट, रेत और पानी के मिश्रण से बनाई जाती हैं। जो हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनमें से जो फ्लाई एश निकलती है वो सीमेंट और रेत और पानी के मिश्रण से फ्लाई एश ब्रिक्स बनाई जाती हैं। ये हल्की होती हैं, उच्च दबाव सहनशीलता होती है, पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। इनका उपयोग आधुनिक भवन निर्माण में किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कंक्रीट ईंट, मतलब कि कंक्रीट ब्रिक्स क्या होती हैं। कंक्रीट ईंट जो हैं वो सीमेंट, रेत और एग्रीगेट्स के मिश्रण से बनाई जाती हैं। इनका गुण क्या है? समान आकार और उच्च ताकत के लिए यूज होती हैं। उपयोग क्या है? बाहरी दीवारों और बाउंड्री वॉल्स में यूज होता है। उसके बाद दोस्तों हम 5वें नंबर पे हमारा क्या है? कैल्शियम सिलिकेट ईंटें, मतलब कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक्स। ये क्या होती हैं? ये चूना और सिलिका के मिश्रण से बनाई जाती हैं। इनका गुण क्या है? उच्च दबाव सहनशीलता, ध्वनि और ताप इंसुलेशन के यूज़ में आती हैं। ध्वनिरोधी दीवारों में, मतलब कि जहाँ पे ऑडिटोरियम वगैरह होता है, जहाँ पे आवाज़ गूंजे ना, वहाँ पे हम कैल्शियम सिलिकेट की यूज़ करते हैं। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा उच्च तापमान होता है वहाँ पे हम लोग भी कैल्शियम सिलिकेट का यूज करते हैं। उसके बाद ईंट निर्माण की प्रक्रिया, ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? ईंट बनाने का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं। अच्छी मिट्टी का चयन करके और उसमें जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको हटा देते हैं। उसके बाद मोल्डिंग, मतलब कि हाथ या मशीन से मिट्टी को ईंट के आकार में ढालते हैं। उसके बाद उसको सुखाते हैं। उसको बाद हम भट्टों में पकाते हैं। उसके बाद ठंडा कर और संग्रहण करके यूज़ करते हैं। ईंटों के मानक आकार, मॉड्यूलर ईंटें जो हैं 190 इंटू 90 मतलब कि 190 सेंटीमीटर के आकार की होती हैं। ये आधुनिक निर्माण में मानक आकार है। उसके बाद हम बात करेंगे पारंपरिक ईंट के बारे में। पारंपरिक ईंट जो है वो 230 इंटू 110 इंटू 70 की डायमेंशन की ब्रिक्स होती हैं। ये पुराने निर्माण कार्यों में प्रचलित हैं। उसके बाद बात करेंगे ईंटों के गुण। एक अच्छी ईंट के क्या गुण होने चाहिए? मतलब कि सबसे पहले दबाव सहनशीलता। प्रथम श्रेणी की ईंटों के लिए 105 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर का लोड वो झेल सके, ये होना चाहिए उसके दबाव सहनशीलता। उसके बाद जल अवशोषण, अगर हम ईंट को पानी में डुबो लें तो वो पानी 15 से 20% तक सोख ले अपने अंदर। उसके बाद रंग समान लाल या भूरा होना चाहिए। आकार और सतह समान और चिकनी होनी चाहिए। ध्वनि परीक्षण, दोनों ईंट को टकराने पर स्पष्ट ध्वनि होनी चाहिए। इसके बाद दीवारों, ईंट के दीवारों के प्रकार। अब हमने ईंट के बारे में पढ़ लिया। अब बात करेंगे जो ईंट से बनने वाली दीवारें होती हैं उनके बारे में। ईंट की दीवारें विभिन्न तरीकों से ईंट जोड़कर बनाई जाती हैं।
सबसे पहले नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा एक जो इसकी प्रकार होते हैं ईंट के दीवारों के प्रकार, मोटी दीवार, आधी मोटी दीवार। तो ये एक मोटी दीवार जो होती है वो 9 इंच से 9 इंच मोटी होती है। दीवार की मोटाई एक पूरी ईंट के बराबर होती है। ओके, जो 9 इंच की दीवार होती है। उपयोग बाहरी दीवारों और संरचनात्मक दीवारों में यूज होता है। इसका गुण क्या है? अधिक मजबूत और टिकाऊ होता है। उसके बाद बात करते हैं आधी ईंट मोटी दीवार, हाफ ब्रिक थिक वॉल। ये जो है 9 इंच का आधा कर दीजिए, 4.5 इंच की दीवार होती है, मतलब कि 115 मिलीमीटर। इसका मतलब क्लासिफिकेशन क्या होगा? दीवार की मोटाई आधी ईंट के बराबर होती है। ओके, उपयोग क्या है इसका? आंतरिक विभाजन, मतलब कि मोस्टली पार्टीशन वॉल में हम लोग आधी मोटी दीवार का यूज करते हैं, मतलब 1.5 इंच की दीवार जो होती है, 4.5 इंच की जो दीवार होती है वो हम पार्टीशन वॉल में यूज करते हैं। गुण क्या है इसका? हल्की और कम लोड सहन योग्य, इसलिए हम लोग इसे पार्टीशन वॉल बोलते हैं। 1.5 इंच मोटी दीवार मतलब 13.5 इंच, मतलब 345 मिलीमीटर। विवरण क्या है इसका? दीवार में 1.5 ईंट की मोटाई, मतलब 1 ईंट रखो उसके बाद आधी ईंट रखो तो ये हमारी 1.5 मोटी दीवार बन जाती है। कहाँ उपयोग किया जाता है इसका? भारी संरचनाओं जैसे भारी लोडिंग के लिए बनाई गई इमारतों में यूज किया जाता है। उसका गुण क्या है? अत्यधिक मजबूत और स्थायी होता है। उसके बाद बात करते हैं 2 ईंट मोटी दीवार, मतलब 2 ईंटों को आप रख देंगे तो वो हमारी 2 ईंट मोटी दीवार बन जाएगी, मतलब 18 इंच। ओके, 460 मिलीमीटर। विवरण क्या है इसका? दीवार 2 ईंटों की मोटाई में बनाई जाती है। उपयोग बहुमंजिला इमारतों में और नींव बेसमेंट की दीवारों के लिए यूज होती है। गुण बहुत मजबूत और भारी लोड झेलने वाली दीवारें होती हैं। उसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे ईंट जोड़ने की पद्धतियाँ, ब्रिक बॉन्ड टाइप। अब हम लोगों ने दीवार, आपने देखा होगा कि दीवारें जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार की बनाई जाती हैं। अगर हम 4.5 इंच की दीवार अलग बनती है, 9 इंच की दीवार अलग बनती है, उसके बाद 13.5 इंच की दीवार अलग बनती है। तो इनका एक बॉन्ड होता है, मतलब कि ईंटों को इस तरीके से बिछाना या फिर दीवार बनाना, तो उनके लिए एक बॉन्ड बनाए जाते हैं। तो उनके बॉन्ड कुछ इस तरीके से, जैसे कि इंग्लिश बॉन्ड, एक लेयर स्ट्रेचर और एक लेयर हेडर वाली सबसे मजबूत बॉन्ड। ये इंग्लिश बॉन्ड जो है हम लोग जो नॉर्मली यूज़ करते हैं वो इंग्लिश बॉन्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला बॉन्ड है। फ्लेमिश बॉन्ड, प्रत्येक लेयर में स्ट्रेचर और हेडर एक के बाद एक। इंग्लिश बॉन्ड जो है ओनली स्ट्रेचर यूज होता है। ओके, और एक स्ट्रेचर लिए जाए, ब्रिक का एक स्ट्रेचर बॉन्ड लेके आप बिछा दिए, फिर दूसरी लेयर आपने हेडर के लिए बिछा दी, तो ये हमारी इंग्लिश बॉन्ड हो जाती है। उसके बाद फ्लेमिक्स बॉन्ड क्या है? प्रत्येक लेयर में स्ट्रेचर और हेडर के बाद आपने पहली लेयर स्ट्रेचर लगाई, उसके ऊपर आपने लेयर हेडर लगा दी, हेडर की लेयर, तो ये हो गया इंग्लिश बॉन्ड। और आपने फ्लेमिश बॉन्ड क्या है कि देखिए मैंने आपके नीचे लगा के रखा है स्ट्रेचर बॉन्ड और आपको इंग्लिश बॉन्ड, और ये आपका रहा फ्लेमिश बॉन्ड। ये इस तरीके से, मतलब एक हेडर फिर स्ट्रेचर फिर हेडर फिर स्ट्रेचर। अब ये अब क्या है, ये इंग्लिश बॉन्ड में इस तरीके से रहेगा आपका स्ट्रेचर बॉन्ड और इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेचर बॉन्ड केवल स्ट्रेचर ईंट, मतलब सिंपल स्ट्रेचर की लेयर आप प्रोवाइड करते हो, हेडर में केवल हेडर की लेयर। उसके बाद रेड ट्रैप बॉन्ड, ईंट को खड़ा रखकर वायु गहर बनाया जाता है जिससे थर्मल इंसुलेशन हो सके। रेड ट्रैप बॉन्ड जो होता है, ईंट को खड़ा करके कंस्ट्रक्शन उसका किया जाता है। ये कुछ इस तरीके से एलिवेशंस हैं। स्ट्रेचर बॉन्ड, कॉमन बॉन्ड, गार्डन वॉल बॉन्ड, उसके बाद इंग्लिश क्रॉस एंड डच बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, स्टैक बॉन्ड, शोल्डर कोर्स बॉन्ड। रेड टैप बॉन्ड जो है ये इस तरीके से ईंटों को खड़ा करके एक बना दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे मानक ईंट दीवारों की मोटाई।
आधी दीवार 115, एक ईंट दीवार 230 मिलीमीटर मतलब 9 इंच, 1.5 ईंट जैसे मैंने ऊपर बता के रखा है, 2 ईंट दीवार 18.5 इंच मतलब 460 मिलीमीटर। अब बात करेंगे एक गुड ब्रिक वॉल की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, मतलब कि एक अच्छी दीवार की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। समतल और मजबूत सतह होनी चाहिए, उचित बॉन्डिंग और बंधाई मतलब अच्छे से मसाला वगैरह लगाकर अच्छे से बॉन्ड्स वगैरह बिल्कुल लेयर में होने चाहिए, ये नहीं कि ऊबड़ खाबड़ हो, समझे। उसके बाद ऊर्ध्वाधर जोड़ वर्टिकल जॉइंट्स सुसंगत, मतलब कि जो भी हमारे वर्टिकल जॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे कि ये जो हैं वर्टिकल जॉइंट्स हैं वो एकदम फाइन हो, ये नहीं कि सांप की तरह रेंगते हुए चलें। इससे क्या होगा, ब्रिक की जो वॉल है उसमें जगह जगह क्रैक्स आ जाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये इस तरीके से है, सतह पर कोई बड़ी दरार नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमारा कुछ एलिवेशंस बनते हैं। अब बात करते हैं आगे प्रमुख प्रकार के ब्रिंग बॉन्ड। मैंने सिंपल सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया था, अब हम इसके बारे में कुछ अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इंग्लिश बॉन्ड क्या है, इंग्लिश बॉन्ड जो है कुछ इस तरीके से इंग्लिश बॉन्ड है, ये सामने आप देख रहे होंगे। उसके बाद क्या है फ्लेमिश बॉन्ड, एक लेयर में एक स्ट्रेचर और एक हेडर, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको हेडर रेड ट्रैप, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना, ये इस तरीके से इसका एलिवेशन रहेगा यहाँ पे जो मैंने इसमें बता के रखा है, इसको मैंने आगे डिटेल में डिफाइन किया है। ब्रिक बॉन्ड के फ़ायदे, मतलब कि जो भी हम बॉन्ड प्रोवाइड करा रहे हैं इनका क्या फ़ायदा होने वाला है। क्या फ़ायदा है, दीवार की उच्च मजबूती, मतलब मजबूती बनी रहेगी, दरारें कम आएंगी, अच्छी जल प्रतिरोधकता बनी रहेगी, बेहतर थर्मल और ध्वनि इंसुलेशन बनी रहेगी, सुंदर फिनिशिंग और बेहतर उपस्थिति, मतलब एलिवेशन गजब का आएगा। अब बात कर देंगे, ब्रिक्स पढ़ लिया, अब सेकंड मटेरियल है हमारा पत्थर। पत्थर तो आप जानते होंगे कि कहाँ कहाँ यूज होता है। पत्थर एक लोकल मटेरियल होता है, जैसे कि हरिद्वार हो गया, जहाँ पे पत्थर ज़्यादा हों, उन पत्थरों का यूज करके हम एक नई आकृति या नई डिज़ाइन बना सकें। तो ये भी एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में एक अच्छा मटेरियल साबित हुआ है। अब पत्थरों के प्रकार, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, स्लेट, बेसाल्ट, ये पाए कहाँ जाते हैं या फिर कैसे, क्या इनकी विवरण है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने साइड में बता के रखा है। ये कुछ इस तरीके से मेसनरी वॉल बनी हुई हैं, सिक्योरिटी वॉल बनी हुई हैं, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, एक साइड में ऊंचा है एक साइड में नीचा है। तो ऊंची एरिया से अगर बरसात वगैरह होती है तो मिट्टी खसक के नीचे ना आ जाए, इसलिए हम लोग मेसनरी वॉल यूज़ करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा कुछ कंस्ट्रक्शन होता है। देखिए कितना प्यारा एलिवेशन आया है यहाँ पे हम लोग स्टोन का यूज़ करके। अब पत्थर के उपयोग क्या हैं, इमारतों की दीवारें, स्तंभ, बीम और मेहराब में, सड़क निर्माण में, रेलवे बैलास्ट के रूप में, सीढ़ियाँ, फर्श और बाहरी सजावट के रूप में, पुलों, बांधों और बंदरगाहों में भारी संरचनाओं बनाने के लिए पत्थर का उपयोग किया जाता है। मूर्तियों और स्मारक के निर्माण में भी पत्थर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद पत्थर की परीक्षण विधियाँ, मतलब कि एक अच्छे पत्थर की हम टेस्ट कैसे करें कि ये एक अच्छा पत्थर है, मतलब जल सोखने की क्षमता जांचना, मतलब जल जो है सोखने की कैसी क्या कैपेसिटी है इसकी। उसके बाद क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, संपीड़न शक्ति मापना, मतलब कितना अगर उस पर हम लोड डाल दें टूटे ना। कठोरता जांचना, हार्ड कितना है। मौसम प्रतिरोध जांचना, मतलब कि अगर हम गर्म कितना जल्दी हो रहा है, ठंडा कितना जल्दी हो रहा है, ये। झटकों के प्रतिरोध की जांच, अगर हम पत्थर के ऊपर कोई झटका प्रोवाइड करते हैं तो वो टूट ना जाए, ये सब चीज़ें। पत्थर के गुण, मजबूत, टिकाऊपन, कठोरता, वजन, कार्यशाला, जल अवशोषण, ये हो गया हमारा सिंपल सा, आपने यूज़ किया ही होगा। ओके दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से स्टोन का मैंने बताया भी है, उसके आगे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अब बात करेंगे थर्ड मटेरियल है सीमेंट। सीमेंट आपने सब जानते ही होंगे,
सीमेंट एक महीन पाउडर के रूप में उपलब्ध बाइंडिंग जोड़ने वाली सामग्री है जो पानी के साथ मिलकर रासायनिक प्रक्रिया करती है और एक मजबूत कठोर द्रव्य बनाती है। यह कंक्रीट, मोर्टार और ग्राउटिंग के निर्माण के मुख्य रूप से उपयोग होती है। सीमेंट के कुछ इस प्रकार हैं: साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पुजुलोना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सल्फेट रेस्टिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, वाइट सीमेंट। और इसके उपयोग क्या है मैंने इसमें साइड में बता के रखे हैं। उसके बाद सीमेंट बनाने की प्रक्रिया, मुख्य कच्चे माल, चूना पत्थर, मिट्टी, जिप्सम। मैंने इसके बारे में परसेंटेज भी बता के रखी है। ये परसेंटेज है कि सीमेंट बनाने के लिए कितना परसेंट क्या क्या यूज होता है। 62% लाइम, 22% सिलिका, 5% एलुमिना, 4% कैल्शियम सल्फेट, 3% आयरन ऑक्साइड, 2% मैग्नीशिया, 1% सल्फर, 1% एल्काइल्स। ये कंस्ट्रक्शन के रूप में बनाने के रूप में इतना मटेरियल यूज होता है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कि सीमेंट, ये तो मैंने बता दिया, प्रक्रिया कुछ इस तरीके से है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसके बारे में मैंने फिगर्स बना के रखा है कि सबसे पहले लाइमस्टोन और क्ले को मिलाकर क्रशर में मिलाकर मिक्स करके फिर पाउडर के रूप में आ गया। पाउडर के रूप में मिक्सर में डालते हैं, फिर रोटेटिंग हीटर के माध्यम से हीट करके ग्राइंडर में डाल के सारी चीज़ें मिक्स करके सीमेंट तैयार होती है। सीमेंट को फिर बैग में हम लोग डाल के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद मैंने एक और फिगर मेंशन यहाँ पे करके रखा है समझाने के लिए कि सबसे पहले ड्रम ट्रक के माध्यम से रॉ मटेरियल जो है लाइमस्टोन रॉक, ये हमने क्रशर में डाली। उसके बाद क्रशर में डालने के बाद सेकेंडरी क्रशर में डाली और महीन किया। इसको महीन करने के बाद हमारा प्रोपोटॉइनिंग इक्विपमेंट में जाके कुछ इस तरीके से इंडिंग मिल होता है। उसके बाद प्री हीटर टॉवर होता है, किंग होती हैं भट्टियाँ वगैरह। उसके भट्टियों में जाने के बाद जो पाउडर बन के आया है उसके बाद उसको गर्म करके अलग फॉर्म में ला के उसके बाद उसको ठंडा करके उसमें जिप्सम मिला के, जिप्सम मिलाने के बाद फिर एक इंडीनिंग मिल में डालकर सीमेंट स्टोर में डालकर उसके बाद हम शिपिंग के लिए सीधा भेज देते हैं। कुछ इस तरीके से इसका फिगर्स है, आप समझ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे सीमेंट के गुण के बारे में कि एक अच्छी सीमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है। मतलब फाइनेस होना चाहिए, मतलब दिखने में एकदम अच्छा, बहुत बारीक पिसा हुआ होना चाहिए, जल्दी सेट होना चाहिए, कम से कम 30 मिनट के अंदर, अंतिम सेटिंग टाइम 600 मिनट, मतलब 10 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। संपीड़न शक्ति, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिन बाद न्यूनतम 33 MPa 33 ग्रेड के लिए, मतलब 28 दिन के बाद 33 MPa का लोड वो झेल सके। उसके बाद ध्वनि स्थिरता, मतलब आयतन में बदलाव ना हो, अगर हमने जिस एरिया में डाली है सीमेंट उसी एरिया में बनी रहे, सिकुड़े ना या फिर फैले ना, इस तरीके से। उसके बाद करेंगे सीमेंट के उपयोग, यूजेज ऑफ सीमेंट क्या हैं। कंक्रीट में यूज होता है, प्लास्टरिंग और चिनाई में यूज होता है, सड़क पुल बांध जैसे संरचनाओं में, जल संरचनाओं जैसे जलाशयों और नहरों में, सजावटी कार्यों में कि सफ़ेद सीमेंट डेकोरेटिव वर्क में हम यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे फोर्थ मटेरियल है हमारा कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है? सीमेंट, बालू और बजड़ी और पानी का मिक्स जो होता है वो हमें कंक्रीट प्रोवाइड होती है। मतलब ये मैंने साइड में पिक्चर लगा के रखी है। 15% सीमेंट, 10% वाटर, 25% सैंड, 50% ग्रेवल्स और ये कंक्रीट मिक्स, और ये हमारा क्या आ गया? कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, आप ऐसा अगर फिगर बना के आएंगे या फिर ऐसा कुछ करके आएंगे तो आपको अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। अब कुछ इस तरीके से कंक्रीट हमारी देखने में होती है। कंक्रीट के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट: सीमेंट, रेत, मोटा एग्रीगेट, पानी, एडमिक्सचर। जो सीमेंट होता है बाइंडर, जो सभी सामग्री को जोड़ता है। रेत जो है मिश्रण को कम्पैक्ट और समतल बनाता है। और मोटा एग्रीगेट क्या है? कंक्रीट को मजबूत और बल प्रदान करता है। पानी रासायनिक
प्रतिक्रियाओं के लिए और मिश्रण में काम करने की क्षमता लाने के लिए। एडमिक्सचर यदि ज़रूरत हो तो। विशेष गुण जैसे तेज़ी से सेट होना, वाटर प्रूफिंग आदि के लिए। ये मैंने आपको बता ही दिया कि सीमेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, कितने % होती है, क्या क्या मात्राएं, ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके रखी है। अब बात करेंगे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन की। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन या फिर इसका डिज़ाइन प्रोसेस क्या है। ओके दोस्तों, नॉमिनल मिक्स, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, डिज़ाइन मिक्स। तो ये कुछ ग्रेड हैं कंक्रीट की। M5, M10, M15, M20, M5, M30 और ऊपर। इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। 1:5:10 3 रेशियो हैं, 1, 5, 10। 1 मतलब सीमेंट, 5 मतलब सैंड और 10 मतलब एग्रीगेट। तो ये हमारा M5 के साथ साथ संपीड़न शक्ति भी प्रोवाइड करी गई है हम लोगों की, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे कंक्रीट के प्रकार। कंक्रीट जो है सामान्य कंक्रीट साधारण कार्यों के लिए यूज की जाती है। उच्च शक्ति कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो है विशेष संरचनाओं के लिए यूज की जाती है। रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है, RMC फैक्ट्री में तैयार और साइड पे भेजा जाता है। बड़े बड़े ट्रकों में आपने देखा होगा वो चलते रहते हैं पीछे, तो फैक्ट्री में बन के आती है और ऑन द साइड पे वो एक्सक्यूट होती है। लाइव वेट कंक्रीट, हल्के वजन के निर्माण के लिए लाइव वेट कंक्रीट का यूज किया जाता है। फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट, FRC जो है छोटे फाइबर मिलकर ताकत और क्रैक रेजिस्टेंस बढ़ाई जाती है। FRC जो होती है वो एक प्रकार की कंक्रीट होती है। उसके बाद सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, SCC बिना वाइब्रेशन के खुद फैलने वाला कंक्रीट, मतलब बहुत तेज़ी से फैलता है। कंक्रीट के गुण, एक अच्छी कंक्रीट के क्या गुण होने चाहिए। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब उच्च संपीड़न शक्ति होनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, टिकाऊपन। मौसम और रसायनों का प्रतिरोध। कार्यक्षमता, वर्केबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। कम संकोचन, मतलब लो श्रिंकेज होनी चाहिए। कम संकोचन, वाटर टाइटनेस, पानी का रिसाव कम हो। अब बात करेंगे कंक्रीट की निर्माण प्रक्रिया। सबसे पहले सामग्री का माप, मिश्रण, स्थानांतरण और डंपिंग, कंपैक्शन, फिनिशिंग और क्यूरिंग। कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका प्रोसेस होता है। कंक्रीट की निर्माण सामग्री जो है वो किस तरीके से है। सबसे पहले रॉ मटेरियल आया। रॉ मटेरियल को हम बड़े बड़े कंटेनर में उसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद उसको क्रश करेंगे, मतलब पीसेंगे। पीसने के बाद जो अलग अलग 2 या 3 प्रकार के मटेरियल हैं उनको हम मिक्स करके भट्टी में पकाएंगे। पकाने के बाद उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद उसको ग्राइंडिंग मिल में डाल के जो भी जिप्सम वगैरह या अलग से कुछ चीज़ें मिलानी है वो हम मिलाने के बाद प्रॉपर उसको कंफर्म करके स्टोर करके बैग में भर के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट टॉपिक था। थैंक यू। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।